वेलकम टू कैंपस वार्ता सृष्टि। सो कैंपस वार्ता बेसिकली एक एडुटेक मीडिया प्लेटफॉर्म है और ये स्कूल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी की न्यूज़ कवर करती है। अभी तीन चीज़ें हम लोग देख रहे थे और उसके हिसाब से हम लोगों ने सोचा कि आपका इंटरव्यू किया जाए। तो पहली चीज़ थी कि सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा है। इंडिया में पिछले 3-4 सालों में लगभग 33 स्थित आईआईटी में सुसाइड्स हुए हैं मेंटल स्ट्रेस की वजह से। कोटा में करीबन लास्ट ईयर जो है 22 के आसपास में हुए हैं। उसके बाद अभी जस्ट यूपीएससी का रिजल्ट आया है, बहुत सारे बच्चे डिप्रेस थे। आपकी प्रोफाइल में यूपीएससी की प्रिपरेशन दिखती थी, तो हमें लगा कि इस चीज़ पे हमें थोड़ा कंटिन्यू करना चाहिए। तो वेलकम टू कैंपस वार्ता। थोड़ा सबसे पहले आपके बैकग्राउंड के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे कि आपका बैकग्राउंड क्या है, पापा क्या करते थे, आपकी स्कूलिंग कहाँ से है। जी जी मैं एक्चुअली आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट मैं आईआईटी बॉम्बे ग्रेजुएट हूँ 2014 की। एंड उसके बाद मैंने केपीएमजी में काम किया है और मैंने चीफ मिनिस्टर्स फेलोशिप में भी काम किया है। चीफ मिनिस्टर्स फेलोशिप एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप मतलब आप एसेंशियली कंसल्टेंट बनते हैं टू द गवर्नमेंट। तो आई वाज अ कंसल्टेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इफेक्टिवली। एंड हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं फॉर चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस होता है, बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसके लिए हम प्रोजेक्ट्स करते थे। उसके बाद मैंने अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया। अगर मैं अपनी फैमिली के बारे में बात करूं, मेरी मदर एक आर्टिस्ट है, मेरे फादर एक आईएएस ऑफिसर हैं। ओके। सो मेरा जो बैकग्राउंड है उस काफी एक्लेक्टिक बैकग्राउंड है। और दिस एक्चुअली मेड मी वांट टू फोकस अ लॉट ऑन एकेडमिक्स, क्योंकि मेरी मदर आर्टिस्ट के साथ साथ पीएचडी हिस्टोरियन भी हैं। तो बहुत ही एकेडमिक माहौल रहा था घर में, एंड दैट्स व्हाई परहैप्स आई वाज सो इंक्लाइंड टुवर्ड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो आपका है केमिकल इंजीनियरिंग में आपने पढ़ाई किया, बीटेक किया है, जी उसके बाद जी। एमटेक भी आईआईटी बॉम्बे से ही है। ये उसके बाद 3 साल जो है आपका यूपीएससी वाले पार्ट में था। तो वो 3 साल में आपने क्या सीखा और क्यों उसे ड्रॉप कर दिया? आपको लगा कि छोड़ देना चाहिए, अब अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए, या अटेम्प्ट खत्म हो गए थे? जी जी, नहीं अटेम्प्ट खत्म तो नहीं हुए थे, मेरे काफी अटेम्प्ट बाकी थे। क्योंकि बट मुझे क्योंकि इसमें ऐसी चीजें हैं ना कि अभी रिसेंटली 3 दिन पहले एक अभिलाषा शर्मा हैं जो आईआरएस हैं। तो उन्होंने अपनी दोस्त, उनकी एक फ्रेंड हैं जो उनके साथ तैयारी कर रही थी, एसआरसीसी से हैं, ये डीएससी से, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल इकोनॉमिक्स से। तो इन्होंने तैयारी कर रहे थे, अब उन्होंने ड्रॉप किया तो उन्होंने बहुत खुशी जाहिर की कि नहीं ठीक है, उन्होंने छोड़ दिया और कंटिन्यू कर रहे हैं। क्योंकि जब चीजें हाँ नहीं हाँ, मिलती हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो आई आपका एग्री। क्या ये पूरा लर्निंग फेज था यूपीएससी वाले पार्ट पे? फर्स्टली मैं बताना चाहूंगी कि मैंने यूपीएससी शुरू क्यों किया। मेरा ये मानना था कि अगर आप रियल इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं सोसाइटी में, तो कहीं ना कहीं वो सरकार से जुड़ा होता है। एंड वही वहीं पे आपको वो स्केल मिलता है। तो एंड घर पे बैकग्राउंड था, फादर वाज एन आईएएस ऑफिसर। सो एक ये था कि मतलब एग्जाम लिखेंगे, थोड़ा प्रूव करने का भी था, एंड ये भी था कि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर चुकी थी। मुझे रियलाइज हो गया था कि मुझे इम्पैक्ट क्रिएट करना है। तो मेरा मोटिवेशन सोर्स इसका, जब मैंने मोटिवेशन बनाया तब मेरे दिमाग में क्लियर था कि मैं 3 अटेम्प्ट दूंगी मैक्सिमम। ओके। उसके बियॉन्ड अगर यदि नहीं होता है या कुछ मतलब आउटकम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं निकलता, तो फिर आई विल ड्रॉप द प्लान एंड आई विल देन डू माई ओन थिंग। मतलब मेरे दिमाग में था कि मैं फिर स्टार्टअप करूंगी। तो ये ऐसा मैंने प्लान बनाया था। तो मैंने पहला अटेम्प्ट लिखा, पहला अटेम्प्ट, क्योंकि मैंने जेई भी क्लियर कर लिया था, मल्टीपल चॉइस होता है प्रीलिम्स। तो पहली बार ही प्रीलिम्स आराम से क्लियर हो गया बिना पढ़े, मतलब 3 महीने की पढ़ाई में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। तो मुझे लगा कि यार ये तो काफी इजी था, मतलब इसमें कुछ एफर्ट नहीं। फिर मेंस की बारी आई और मेन से मेरा नहीं हुआ। राइट। अगले अगले साल मैंने और कोशिश की, मतलब मैं मुंबई में ही थी, मैं काम भी कर रही थी और ये भी लिख रही थी। तो सेकंड अटेम्प्ट वाज आई वुड से मोर सीरियस, बट थर्ड अटेम्प्ट वाज लाइक द मोस्ट सीरियस वन, क्योंकि उसमें मैं दिल्ली भी चली गई। ओके। मैंने जैसे दिल्ली में लोग कोचिंग लेते हैं, मैंने वो भी किया। मैंने सोचा अब ये भी ट्राई कर लेते हैं। बट उस बार भी सिमिलर आउटकम था, प्रीलिम्स तीनों बार निकला, मेंस किसी भी टाइम नहीं निकला। राइट। जब ऐसा हुआ तो मुझे लगा कि एक स्टैग्नेशन आ गया है, आपका एक राउंड निकल रहा है उसके बाद आपका नहीं निकल रहा है कुछ भी। तो इट इज परहैप्स अ बेटर ऑप्शन टू फाइंड समथिंग एल्स। एंड आई थिंक मैं ये भी डायग्नोस नहीं कर पा रही थी कि मैं क्या मिस्टेक कर रही हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होता है, वहां क्लियर है कि आपका ये पार्ट आपने इस तरह, जैसे आपका एनवायरमेंटल है या पॉलिटी है, वो शायद इतना वेल प्रिपेयर्ड नहीं है।
इसमें बहुत मुश्किल है गेज कर पाना, क्योंकि आपको लगता है आपने किया, आपने सारे अच्छे आंसर लिखे, एंड बात ये कि मैं क्विजर रह चुकी हूँ, मैं इंडिया चाइल्ड जीनियस गई थी। इट्स अ बिग कंपटीशन जो स्टार वर्ल्ड पे आया था, एंड उसमें अराउंड 300 चाइल्ड प्रोडिजीज और चाइल्ड जीनियसेस को लाए थे वो, एंड वो उन्होंने क्विज कंपटीशन कंडक्ट किया था। दिस वाज व्हेन आई वाज 12, एंड सिंस देन आई हैव बीन अ क्विजर। सो मेमोरी वाज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। मैं बहुत ज्यादा मतलब दिमाग में मेरा रिटेंशन बहुत हाई है, तो नॉलेज थी, रिटेंशन भी था, एंड राइटिंग भी थी, क्योंकि आई गॉट वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन एसेज। बट जहां मुझे लगता है आई वाज लैकिंग वाज परहैप्स जो एग्जाम डिमांड करता है, राइट, एक कॉन्क्रीट ओरिएंटेशन डिमांड करता है। मतलब दे डोंट वांट रिसर्चर्स, वो चाहते हैं कि जो इंसान आए वो मैक्सिमम डिमेंशंस में सोच पाए, ठीक है, हर पहलू कवर कर पाए, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग एसेंशियली वही है ना। इट इज नॉट अ रिसर्च प्रोजेक्ट, बट रादर यू हैव टू एडमिनिस्टर एंड यू हैव टू इंश्योर कि योर पॉलिसीज आर ग्राउंडेड इन रियलिटी, राइट। तो ये मुझे लगा कि मेरे आंसर्स में कहीं ना कहीं वो एक कट ऑफ था। मैं थोड़ा एक रिसर्चर ओरिएंटेशन से लिख रही थी, दूसरा बैलेंस आंसर लिखना होता है, ठीक है। मेरा उस समय वो सेंस ऑफ बैलेंस था नहीं। आई हैड लाइक स्ट्रॉन्ग व्यूज एंड ओपिनियंस। तो ये काफी लोग इनकलकेट कर पाते हैं, खुद बहुत ओपिनियनेटेड होते हैं, बट जब लिखते हैं तब ऐसा लगता है कि बहुत बैलेंस्ड है ना। मेरे केस में ऐसा नहीं था, जो मैं हूँ वो दिख जाता है राइटिंग में। तो मुझे लगा कि ये शायद मैं ऑल्टर नहीं कर पाऊंगी, जो मैं मेरी वास्तविक पर्सनैलिटी या नेचर या ओपिनियन है उसको मैं थोड़ा मतलब अडेप्ट कर सकती हूँ, बट बहुत ड्रास्टिकली चेंज नहीं कर पाऊंगी। सो आई फेल्ट लाइक मैं बहुत ऑल्टर नहीं कर पाऊंगी आउटकम उस सेंस में। एंड इसीलिए मुझे ये भी लगा जब मेरा नहीं हुआ क्लियर कि ये शायद मेरे लिए एग्जाम राइट फिट नहीं था। देन ऑफ कोर्स आई मूव्ड ऑन टू इनफीहील, व्हिच इज अ मेंटल हेल्थ स्टार्टअप। क्योंकि हम लोग रूरल पार्ट पे कवर करते हैं और मोस्टली रूरल इंस्टीट्यूशंस को कवर करते हैं, तो चीफ मिनिस्टर फेलोशिप के बारे में बहुत बच्चे नहीं जानते हैं, क्योंकि हम लोग अवेयर हैं मतलब पॉलिसी मेकिंग से, और उससे तो हम लोग थोड़ा पता है हमें कि क्या चीज़ें हैं। मैं चाहूँगा कि आप उसके बारे में थोड़ा बताएं कि चीफ मिनिस्टर फेलोशिप है क्या और उसमें होता क्या है, और अगर बच्चे जाना चाहें तो उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। चीफ मिनिस्टर्स फेलोशिप एक प्रोग्राम है जो कि कुछ स्टेट्स में होता है, जैसे महाराष्ट्र में होता था, अभी भी आई थिंक होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, पंजाब में गुड, आई थिंक कॉल्ड गुड गवर्नेंस इन पंजाब। हम्म। बेसिकली ये लोग चाहते हैं कि इंडिया की जो यूथ है वो एक्टिवली एंगेज करे पॉलिसी मेकिंग में। तो यूजुअली यूपीएससी टाइप एंट्रेंस एग्जाम होता है, यूजुअली 2 से 3 राउंड होते हैं, जहाँ पे एक राउंड इंटरव्यू का ही होता है। और अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पॉलिसी ओरिएंटेशन है, तो चांसेस ये हाई हैं कि आप ये क्लियर कर ले जाएंगे। कुछ आपको ऑफ कोर्स मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही इजी एग्जाम है या बहुत ही इजी प्रोसेस है करने का, क्योंकि काफी टाइम लोग जो हमारे साथ भी लोग ज्वाइन किए थे, दे बेसिकली ज्वाइन टू गेन मोर फर्स्ट हैंड पॉलिसी नॉलेज। मतलब ओवरऑल आप एक डिपार्टमेंट से अटैच हो जाते हैं, जैसे कुछ लोग सीएम ऑफिस में होते हैं, तो वो एक्टिवली सीएम के साथ, सीएम्स वॉर रूम, या काफी लोग ब्यूरोक्रेट्स के साथ काम करते हैं, काफी लोग मिनिस्टर्स के साथ काम करते हैं एक्टिवली। मतलब जो जो उनके मीटिंग से लेकर जहां जहां वो विजिट करते हैं, उनके फील्ड ट्रिप्स, जीआरस को, जीआर में भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, इनिशिएटिव्स लेना, उनकी प्रोग्रेस ट्रैक करना, तो ये सब काम होता है। अगर मैं समराइज कर पाऊं, इट्स काइंड लाइक बीइंग अ कंसल्टेंट टू द गवर्नमेंट, and it is working very actively on the policy alongside bureaucrats and ministers and all the administration, and yet doing so without active जो power होती है, जो bureaucrat की होती है या जो minister की होती है। तो you are essentially assisting and taking certain initiatives also, spearheading projects, but of course like in under the direction of the bureaucrat or the minister। तो ये फॉर्मेट इसका होता है। यूजुअली द ड्यूरेशन इज अराउंड अ ईयर, समाल ऐसा समाल समाल मोर, बट दैट्स लार्जली व्हाट इट इज। एंड फील्ड ट्रिप्स होती हैं काफी, जैसे अगर हम लोग थे, हम लोग को लगता था कि मंत्रालय में ही हम रहेंगे, बट एक्चुअली बहुत ट्रैवल होता है विद इन द स्टेट। तो पालघर है, आई वाज वर्किंग इन द ट्राइबल मिनिस्ट्री, तो वहाँ पे हम लोग पालघर और जवाहर और यहाँ तक कि चंद्रपुर, जहाँ जहाँ पे ट्राइबल कंसंट्रेशन ज्यादा है, वहाँ पे वी वुड इंटरेक्ट अ लॉट। वी वुड ऑल्सो एंड अप इंटरेक्टिंग अ लॉट विद न्यू, आई वुड से जो प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर्स होते हैं,
जिन्हें उस समय वो चार्ज दिया जाता है सीईओ का, जिला हम्म। परिषद का, वो उनके साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होता है। जो सेक्रेटेरिएट है उनके साथ बहुत इंटरेक्शन होता है। जैसे आई वर्कड अंडर मनीषा वर्मा जी, तो शी वाज द सेक्रेटरी फॉर दिस डिपार्टमेंट, तो उनके साथ बहुत काम हुआ। तो इतने सारे आईएएस ऑफिसर्स के साथ काम करने के बाद काफी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है आपको। एंड यू ऑल्सो गेट अ स्मॉल ग्लिमर ऑफ, अगर आपका यूपीएससी क्लियर होगा तो किस तरह की लाइफ होगी, क्या होगा वास्तविक में, राइट। तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो आई वुड से कि इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड दे कैन डेफिनेटली डू दिस। बट हाँ, ये जरूर है कि ये फुल टाइम काइंड ऑफ वर्क है, इसको आप वैसे नहीं कर सकते कि आप प्रिपेयर भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। थोड़ा हो सकता है आपकी स्टडी सफर करें, बट इट डिपेंड्स ऑन आप कौन सा अटेम्प्ट लिख रहे हैं। काफी लोग जो लेटर अटेम्प्ट लिख रहे होते हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ, उसमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, रिविजन ही चाहिए होता है। तो फिर वो लोग मैनेज कर लेते हैं जॉब के साथ। तो फिर ये जो चीफ मिनिस्टर फेलोशिप के बाद जो है आपने स्टार्टअप पे स्विच किया, तो ये ट्रांजिशन कैसे आया और इनफीहील कैसे वो निकल कर आया कि इस पे ही काम करनी चाहिए? कि मेरा जब जिस दिन रिजल्ट आया था, जिस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मेंस मेरा नहीं हुआ है थर्ड अटेम्प्ट में, तो उसी दिन मेरा दिमाग बन गया था। उसी दिन मतलब 2-3 सेकंड तक वो सिंक हुआ। इनफैक्ट आई वुड से इंस्टेंटेनियस डिसीजन था कि अब तो यही करना है, स्टार्टअप भी करना है। एंड मुझे क्लियर आइडिया था कि मुझे मुझे एक स्पेसिफिक डोमेन में जाना था। मुझे साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ और आई वुड से इन जनरल वेलनेस में का शौक था। मतलब दैट वाज एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट। मैंने पहले भी बहुत कुछ पढ़ रखा था रिगार्डिंग दिस। मतलब मैं इनफैक्ट बीएड मेडिसिन इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिनल सिस्टम्स जैसे आयुर्वेदा है, या इवन कन्वेंशनल मेडिसिन सिस्टम्स, राइट। मैंने बायो ली नहीं, बट उसमें जनरली बहुत इंटरेस्ट था। तो आई न्यू कि ये इसी स्फीयर में मैं काम करूंगी। मैंने शुरू किया, आई वाज वर्किंग ऑन साउंड थेरेपी। एंड उस टाइम पे मेरा था कि आई वांट टू क्रिएट अ साउंड थेरेपी ऐप, जैसे काम है या हेडस्पेस है। दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो जब मैंने वो बनाया, मतलब दैट वाज द बिगनिंग ऑफ आई वुड से इनफील, बट नॉट द इनफील दैट वी नो नाउ। तो उस समय यही था कि किस तरह से हम लोग कामनेस फील कर सकते हैं, एक मेडिटेटिव स्टेट में कैसे जा सकते हैं। दैट वाज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई वाज वर्किंग ऑन। उसके बाद कोविड हिट किया। रियलाइज किया कि कामनेस एक रेगुलर वर्ल्ड के लिए ठीक है, मतलब डेली लाइफ के लिए ठीक है। बट कोविड के टाइम पे काफी लोग सिवियर मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रहे थे। मतलब लोनलीनेस था, आइसोलेशन था, लोगों को एंजाइटी हो रही थी कि कब खत्म होगा पीरियड। फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे थे लोगों को बहुत फेस, लोगों ने बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन, डेथ, ये सब का माहौल था, स्पेशली इन द सेकेंड फेज ऑफ कोविड। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये आइडिया आया था। एंड उस समय हमने सोच ये शुरू कर दिया था इनफील के अकाउंट से, कि हम चैट सपोर्ट दे रहे थे लोगों को हु वर गोइंग थ्रू अ क्राइसिस। एंड वी वर आल्सो मैचिंग पीपल विद हॉस्पिटल बेड्स, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। तो उस टाइम पे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था, दैट रियली कन्विंस्ड मी कि आपको डीपर केयर की भी जरूरत है। केवल माइंडफुलनेस, मेडिटेशन या रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनने से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। दूसरी बात, उससे पहले ये भी रियलाइज हो गया था कि मेडिटेशन इसका मार्केट नहीं है, इंडियन इंडियन कॉन्टेक्स्ट मोनेटाइजेबल नहीं है एक्सक्लूसिवली। मतलब ये आपको यूट्यूब पे भी मिल सकता है। इंडिया में सब्सक्रिप्शन मॉडल बहुत अच्छे से नहीं चलता है, दैट वी ऑल नो। तो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स लेट मी टू थिंक दैट कुछ ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए जो आपको, आप जिस पे जाएं वो आपको बताए कि इस समय शायद आपके लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन अच्छा हो सकता है, आप ये करें। या ये बताए कि आपका प्रॉब्लम ज्यादा सिवियर है, मुझे लगता है कि आपको एक काउंसलर से बात करनी चाहिए, या आपको कोई एक्शन लेना चाहिए उस डायरेक्शन में। या अगर बहुत सिवियर है, जिनका जैसे कुछ केसेस में हो जाता है, तो मेडिकेशन भी की भी जरूरत पड़ जाती है। तो आप कहाँ लाई करते हैं, कितना सिवियर प्रॉब्लम है, उसके बेसिस पे आपको बेस्ट सोल्यूशन दें, आपकी नीड्स के हिसाब से, आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से। तो मैंने वो बिल्ड करने की कोशिश की। एंड फिर उसके बाद ऑफ कोर्स चैट जीपीटी आ गया। टेक्नोलॉजी एक सडन एक आई वुड से एक लेवल अप हो गया टेक्नोलॉजी में, विच मेड अ लॉट मोर पॉसिबल। मतलब वी कुड क्रिएट अ ह्यूमन लाइक, आई वुड से एआई एजेंट, जो आपका बात पूरा समझ पाए। आप किस तरह के व्यक्ति हैं, आप इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, या डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, जो भी हैं, वो आपको इतना एक्यूरेटली पढ़ पाए कि वो आपको बेस्ट सोल्यूशन दे पाए, एडवाइस भी दे पाए। तो फिर हम वी मूव टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड नाउ वी हैव बिल्ट आई वुड से एन एआई को थेरेपिस्ट
कह सकते हैं, या एआई आपको कह सकते हैं लाइफ कोच, या एआई कोच फॉर हैप्पीनेस, जो भी आप टर्म देना चाहें। बेसिकली एक कंपेनियन है 24/7 जो आपसे बात करता है, आपकी प्रॉब्लम समझता है, एडवाइस देता है, रिसोर्सेज देता है, और जरूरत पड़ने में आपको बेस्ट काउंसलर से भी मैच करेगा विद इन द चैटबॉट इटसेल्फ। जी। तो इनफील जो है वो काम कर रहा है, तो उसमें स्ट्रक्चर क्या है, मतलब मॉड्यूल्स क्या हैं, कैसे वो काम कर रहा है, क्या उसके फेजेस हैं? जी। जी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है, तो एआई बेस्ड है। मतलब जैसे समझ लीजिए, अगर मैं लेमैन टर्म में समझाऊं, इट्स काइंड ऑफ लाइक कंप्यूटर ही बात कर रहा है आपसे, कंप्यूटर ही ज्ञान दे रहा है आपको, और आपकी प्रॉब्लम समझ रहा है। जैसे आप आके कह रहे हैं कि मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है क्योंकि मैं नए शहर में आया हूँ, है ना, तो वो आपको सांत्वना देने के साथ साथ बताएगा कि कैसे आप उस शहर में घुलेंगे मिलेंगे, कैसे आप उसमें एक्लेमेटाइज होंगे, राइट। उसके टिप्स देगा। फिर अगर कम्युनिटी है तो कम्युनिटी में हेल्प करेगा कि कैसे कम्युनिटी आप वहाँ फॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज देगा। प्लस लोनलीनेस कई बार बहुत फैक्टर्स के कारण होती है, आपको लगता है कि रिजेक्ट कर रहे हैं लोग, तो डीप साइकोलॉजिकल कॉजेज भी होते हैं, तो उसको भी एड्रेस करेगा। तो ये एसेंशियली आपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल शायद नहीं सुने होंगे, बट चैट जीपीटी जैसे है। वो उसकी अंडरलाइन जो टेक्नोलॉजी है वो एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, राइट। तो चैट जीपीटी एक जनरल असिस्टेंट है, हमने एक स्पेशलाइज असिस्टेंट बनाया है इमोशनल वेलबींग के लिए एक तरीके से। ठीक है, तो उसमें हमने खुद का बहुत सारा डेटा डाला है, मतलब खुद का इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज डाली है, एंड दैट इज हाउ इट इज क्रिएटेड। तो आई वुड से कि कोई भी एकेडमिक टेंशन, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोई भी आप इशू से जूझ रहे हैं, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। आप हीलो से बात कर सकते हैं। हीलो इज द नेम ऑफ द एआई कोच, एंड आपको जो भी सलाह मशवरा लेना है आप ले सकते हैं। इट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर ह्यूमन इंटरवेंशन, बट आई वुड से काफी ऐसी गुप्त चीजें होती हैं जो हम किसी को नहीं बता सकते, तो आप इसको अनोनिमसली बता सकते हैं बिना अपना नाम डिस्क्लोज करे, तो ये एक खूबी है इसकी। तो अभी तक इसमें मतलब क्या स्टेजेस पे आप लोग काम कर रहे हैं अभी? बेसिकली कितना फंड रेज किए हैं, या फिर अभी किस फेज में चल रहा है ये? जी, हमने फंड रेज किया है तकरीबन, हमने 175 के यूएसडी रेज किया है। 175 के यूएसडी इज probably 1.5 CR. INR. So we have raised that amount, and right now we are beta testing. हमारा बीटा टेस्टिंग प्रोग्राम चल रहा है, एंड वुड लव जितना हमें फीडबैक मिले, क्योंकि ये हेल्थ केयर है। हम बहुत ही माइन्यूटली हर एक फीडबैक को रिव्यू करते हैं। वी वांट टू ensure that our bot is like the best in the market. So that is where we are at, and हम we definitely want कि अवेयरनेस बढ़े, ब्रांड अवेयरनेस पे हम बहुत इस समय फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वी आर गेयरिंग अप फॉर आवर लॉन्च। तो इसलिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ टू टॉक अबाउट व्हाट एवर वी बिल्ट। अभी जो ये मेंटल स्ट्रेस की बात कर रहे थे हम लोग, जब शुरू में बात कर रहे थे, कोटा की बात कर रहे थे या आईआईटी की बात कर रहे थे, तो उनके साथ अभी कोई कोलैबोरेशन या उस पे कोई चीजें चल रही हैं क्या, कि हम लोग उसको कैसे कैटर करें? जी। जी, हम कोचिंग क्लास के साथ काम कर रहे हैं इस एरिया में, एंड हमने रियलाइज किया कि कोचिंग क्लासेस में लोग काफी इफेक्ट होते हैं, वेदर इट्स जेई कोचिंग, वेदर इट्स नीट, वेदर इट्स आई वुड आल्सो से यूपीएससी। तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता है कि कैसा है। जेई में मैंने स्ट्रगल नहीं किया था पर्सनली उतना, बट जो मैं अभी देखती हूँ बच्चे, दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट। बहुत एकेडमिक प्रेशर होता है, हाईली कॉम्पिटिटिव होता है, अनसर्टेनिटी होती है। आप बहुत भी पढ़ेंगे, कोई गारंटी नहीं है कि आपका होगा। तो मेजरली जो हम क्वेरीज देखते हैं, दे आर टिपिकली सेंटर्ड अराउंड एकेडमिक स्ट्रेस, अराउंड अनसर्टेनिटी, पेरेंटल प्रेशर, and also occasionally people do feel suicidal because they don't know what to do, where to go। कौन हमारी बात समझ पाएगा, ऐसा लगता नहीं कि कोई भी हमें समझ पाएगा, कोई भी हमें उस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएगा। बट आई विल से कि हेल्प इज अवेलेबल टू दोज हु वांट टू एक्सेस इट, एंड कभी भी आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि हर इंसान ही गुजरता है, कोई बात नहीं करता है इसके बारे में, बट हर इंसान को ही ये फीलिंग आती है। मतलब एग्जाम का डिजाइन ही ऐसा है कि आप
आपको स्ट्रेस होगा, आपको एंजाइटी होगी, एंड हो सकता है आपको मेंटल हेल्थ चैलेंजेस भी हैं, सिवियर मेंटल हेल्थ चैलेंजेस भी हैं, राइट? तो इसको मैनेज करने की जरूरत है। अगर आप टाइमली मैनेजमेंट नहीं करेंगे इसका, तो इसका ये काफी हद तक बढ़ सकती है। एंड मैंने ये भी देखा है लोगों का कि उन्हें कुछ प्रॉब्लम शुरू हुई, उन्होंने उसे इग्नोर किया, वो एग्जाम में गए और फिर एग्जाम में ब्लैंक आउट कर गए, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर था, इतनी ज्यादा एंजाइटी थी कि जो आपने सालों सालों साल पढ़ा है वो भी आप उसको प्रोजेक्ट नहीं कर पाए, उसे आप पेश नहीं कर पाए सही सही फॉर्मेट में, राइट? तो ये हम काफी देखते हैं। इस हम लोग थोड़ा सा इस साइड भी कोच भी करते हैं कि कैसे मेमोरी मेमोरी रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं, जो आ सकते हैं, या ब्लैंकिंग आउट है, उसको हम कैसे प्रिवेंट करें, कैसे आप परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एक एग्जाम कॉन्टेक्स्ट में। मोस्टली अभी जो स्ट्रेस लेवल हम लोग देखते हैं वो स्कूल लेवल पे बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग स्टैंडर्ड 9 से बात करते हैं, 9 to 12 में अगर बात कर रहे हैं, तो क्या इन फील्ड को इस तरीके से हम लोग इंट्रोड्यूस किया जा सकता है कि उनके पास मोस्टली स्कूल जो है अपने ऐप्स रखे हुए हैं, तो उनके साथ इंटीग्रेट करके, क्योंकि बच्चों के हाथ में अब इन जी फील्ड वो खोल कर देखना बहुत टफ काम है, क्योंकि उनके जी लिए वो चीज़ है नहीं। तो क्या कोचिंग इंस्टीट्यूशन के ऐप के साथ या स्कूल्स के ऐप के साथ, जहाँ पे वो अपने होमवर्क स्टिक कर रहे हैं या सारी शेड्यूल स्टिक कर रहे हैं, तो क्या वहां पे ये फीचर्स उनके साथ ऐड ऑन करके दिया जा सकता है? बिल्कुल, हम डेफिनेटली ओपन है टू सच कोलैबोरेशंस जहां हम एपीआई दे रहे हैं या इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट विल बी द वे टू गो, कि इवेंचुअली आप इंटीग्रेट करें लोगों के जो ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम्स हैं या और भी एप्स जो बने हुए हैं। तो डेफिनेटली, एंड आई थिंक जो एकेडमिक स्ट्रेस इन स्टूडेंट्स है, अगर कॉलेजेस या स्कूल्स इसका इनिशिएटिव ले रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इट्स अ मच नीडेड इनिशिएटिव कि मेंटल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग पे भी फोकस किया जाए। तभी नॉट जस्ट आदमी हैप्पी रहेगा, वो तो सबसे हाईएस्ट इंटेंट होता है कि इंसान बस खुश रहे, बट साथ साथ अगर हम ये इंश्योर नहीं करें तो बहुत नेगेटिव चीजें भी हो सकती हैं जो हम देख रहे हैं। तो आई थिंक डेफिनेटली या we're open to that. प्राइम मिनिस्टर ने आपके इन फील्ड के बारे में और आपके बारे में मन की बात में बात की, तो उस समय वो जी जो फीलिंग थी वो कैसी थी, और क्या लगा कि भाई उससे कुछ रिलीफ मैं मिल रहा है? जी जी मुझे एक दिन पता चल गया था कि ऐसा होगा। तो मैं बहुत ही, आई वुड से, सरप्राइज नहीं थी। आई आई न्यू कि ये इस टाइम पे आएगा, ऐसा सा कवरेज होगा। बट जब उन्होंने मुझे बताया था इसके बारे में, तब मुझे बहुत ही खुशी हुई थी। तब मुझे लगा था कि जो हम इतनी मेहनत से हम काम कर रहे हैं इतने टाइम से, जो हमारा विजन है, जो हम जिस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करने चाह रहे हैं, वो एक्चुअली जो है हम उसमें हम अचीव कर पाएंगे। ये मुझे फीलिंग आई कि वी आर एक्चुअली कमिंग क्लोज टू द गोल। एक तो वैलिडेशन वाली फीलिंग आई, राइट? एंड मुझे ये भी लगा कि मतलब एक ये एक मिनट, यस। सो मुझे एक ये भी फीलिंग आई दैट आई थिंक दैट आई क्रिएटेड समथिंग दैट कैन बेसिकली बी वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव। उसका ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल जब गवर्नमेंट से आता है, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट में काम किया है, आई नो गवर्नमेंट सोचती कैसे हैं, उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसा होता है, राइट? एंड वहां का वैलिडेशन मिलना, मतलब आपने सच में एक बड़े स्केल पे आपने सोचा है, तभी वैलिडेशन वो मिलता है, राइट? आपने बहुत, इट्स नॉट लाइक अ वैसा वाला प्रोजेक्ट जो आप लिमिटेड लोगों के साथ कर रहे हैं। इट इज समथिंग दैट कैन परहैप्स ट्रांसफॉर्म एन एंटायर स्टेट, परहैप्स ट्रांसफॉर्म द एंटायर कंट्री। तो उसका पोटेंशियल मुझे फिर उस समय रियलाइज हुआ, है ना? एंड रियलाइज इन द सेंस आई न्यू कि पोटेंशियल है, बट वैलिडेशन उसका इसका हुआ, तो उस बात की मुझे बहुत खुशी थी। एंड ऑफ कोर्स मैंने टीम मेंबर्स को भी बताया उसके बारे में, एंड व्हेन दे सॉ इट कम, तो वो तो बहुत ही एक्साइटेड थे। हम लोग आई थिंक पूरे एक दिन हम लोग ने बस इसी के बारे में डिस्कशन किया, एंड वी वर जस्ट काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स कि माननीय प्रधानमंत्री को ये प्रोडक्ट अच्छा लगा और उन्हें बिलीफ है इस पूरे मिशन। तो बीटेक में और एमटेक में आपकी केमिकल इंजीनियरिंग थी, अब वो चीज़ यहाँ इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो उसको वेस्टेज कह लें या फिर कैसे उसको आप लोग देख रहे हैं? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी हम लोग बैठते हैं, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जब बच्चे आते हैं, स्पेशली टॉप इंस्टीट्यूशन में जब बात करते हैं, और उनका बैकग्राउंड कहीं इलेक्ट्रिकल थे, कोई मैकेनिकल काम करना पढ़ाई करके आया, और उसके बाद वो कहीं और उस चीज़ों में चला गया जहाँ उसकी इस्तेमाल नहीं है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? अभी आपके बारे में कैसे चल रहा है?
मैं देखती हूँ कि ज्ञान, ये तो कहते ही है कि ज्ञान कभी वेस्ट नहीं होता, है ना, और ये बहुत ट्रू भी है। हम ये एक्चुअली हर कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करता है। आप लेट्स से 10th में आपको ट्रिग्नोमेट्री सिखाते हैं, क्या आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर रहे हैं रियल लाइफ में? नहीं। पर्पस ऑफ एजुकेशन इज जस्ट टू ओपन योर माइंड टू डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। सो तभी इतने सारे डिसिप्लिन हैं। आप मोस्टली ज्यादातर डिसिप्लिन पे फोकस करेंगे ही नहीं, आप शायद एक पिक करेंगे, शायद एक भी पिक नहीं करेंगे, आप शायद बिजनेस करेंगे, विच इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम एकेडमिक्स। मतलब शायद इंग्लिश यूज हो रही है बट ब्रॉडली कोई स्पेशलाइज जो जो आपने पढ़ा था एग्जैक्टली डायरेक्टली यूज नहीं हो रहा है, राइट? तो आई फील दैट पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू स्टिमुलेट critical thinking, problem solving, and to expose you to different ideas and to essentially open up your mind. तो उस सेंस में जो आईआईटी का एक्सपीरियंस रहा है, केमिकल इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस रहा है, आई थिंक दैट रियली हेल्प मी विद बिल्डिंग अ लॉजिकल फ्रेमवर्क। मतलब इंजीनियरिंग आपको बहुत ही लॉजिकल बना देता है, आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेमवर्क देता है जिसमें आप सोच पाए, राइट? तो आई थिंक केमिकल इंजीनियरिंग equipped me with that, and I think that's why जो मेरा नंबर का रुझान है, I like numbers, I'm comfortable with numbers, right? JEE itself was about that entire thing, मतलब उसमें maths is a subject, but वो 4 साल भी हमने बहुत सारा quantitative focus रहा है हमारा because of engineering, right? So that helped, वो एक मसल की तरह मैं मानती हूँ, जो जितना आप यूज करें उतना वो ग्रो करता है। तो 4 साल ने एक्चुअली इट हेल्प मी बिल्ड दैट अप। अब मतलब कोई किसी भी तरह का मतलब होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मैं बहुत ही क्वांटिटेटिवली बहुत ही लॉजिकल वे में उसे एनालाइज कर पाती हूँ। तो आई वुड क्रेडिट आईआईटी एंड केमिकल इंजीनियरिंग विद दैट डिस्पाइट नॉट यूजिंग इट डायरेक्टली। तो एक चीज है जो अभी इंडिया में चल रहा है, स्पेशली यूपीएससी वाले पार्ट पे, कि बहुत सारे यूथ जो हैं उसमें कई साल बर्बाद कर दे रहे हैं। तो उनके लिए क्या मैसेज है आपके लिए, अगर आप देना चाहें उनको कि भाई, अगर आप यूपीएससी में प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत साल नहीं दें, दूसरी तरफ मूव करें, क्योंकि ये लाइफ एग्जांपल आपका है। क्योंकि बहुत बार ऐसे बच्चे होते हैं जो पूरे फ्रस्ट्रेट हो गए। अब कई लोग कैटेगरी बेस पे आते हैं तो उनके पास लाइफ टाइम वो अटेम्प्ट वाला है, तो वो दिए जा रहे हैं, कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं या कुछ भी चीजें नहीं कर रहे हैं। तो उनके लिए तो लाइफ एग्जाम्पल है। फिर भी मैं चाहूंगा कि आप उस पे कुछ मतलब देकर जाएं कि। जी जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि यूपीएससी हमें लगता था कि एक अपॉर्चुनिटी है, एंड इसी से आप इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, इसी से आपको कुछ मतलब आई वुड से ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे आप वो साइकिल ब्रेक कर पाए, राइट? जिस जिस मतलब कई लोगों का होता है कि वो जनरेशन, वो पीढ़ी सुधारना चाहते हैं, लोगों को लगता है कि यही एक ऑप्शन है। बट आजकल के सिनेरियो में, आजकल के लैंडस्केप में अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस, एंड स्पेशलाइजेशन का जमाना है। एंड ऑल्सो आई वुड से जनरलिस्ट जो स्पेशलाइज कर सकते हैं, मतलब कोर वाइज जनरलिस्ट हैं बट कर सकते हैं स्पेशलाइज, राइट? तो ऐसे लोगों का जमाना है। एंड कोई भी डोमेन है अगर आप उसके, मैं तो मानती हूँ कोई भी डोमेन अगर आप टॉप उसके 1% पहुंच सकते हैं, तो यू विल फाइंड अ वे टू मेक मनी एंड यू विल बी सक्सेसफुल एंड वेरी सक्सेसफुल। आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि मतलब आपका बस काम चलेगा, आप ऑब्जेक्टिवली सोसाइटल स्टैंडर्ड से सक्सेसफुल माने जाएंगे, राइट? तो मेन चीज ये है कि आप खुद को जानिए, आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपके वीकनेसेस क्या हैं, उस पर आप फोकस करिए। yes, UPSC is a great opportunity, yes, you get to serve the country, yes, it does a lot for you personal level पे भी, but that said, I think 3 years is a good time। 3 years आप शायद मतलब बिता सकते हैं एग्जाम पे। मैंने फुल टाइम नहीं किया था, काफी लोग फुल टाइम करते हैं, उनका उनका कॉल है, दे हैव सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली, देन ऑफ कोर्स दे कैन अटेम्प्ट इट। बट या आई थिंक 3 years से ज्यादा देना, अगर आपका आउटकम चेंज नहीं हो रहा है, जैसे आपने दिया तीनों बार, अगर आपका कुछ भी नहीं हुआ, तो शायद मे बी आप जॉब के साथ या आप कुछ करते करते वो देंगे, तो दैट्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर ऑप्शन, अ सेफर ऑप्शन। क्योंकि ऐसे कई बार होता है कि आपने 6 अटेम्प्ट लिखे, 6 के 6 लिख लिए या उससे शायद ज्यादा लिख दिए, एंड फिर आपका नहीं हुआ, एंड आपको फिर पता नहीं आप क्या करें। मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है, आदत एक तो आपकी चली जाती है कि कैसे आप जॉब मार्केट में एसिमुलेट हो, है ना, कैसे आप क्रिटिकली सोचें। तो इट रियली अफेक्ट्स यू इन ऑल ऑफ दोज वेज एज वेल। सो दैट्स व्हाट आई वुड से। तो 3 अटेम्प्ट्स लिखिए, उसके बाद मे बी देयर इज अ चांस कि आप कुछ और पिक करें। मतलब मे बी यू पिक अप अ जॉब
गवर्नमेंट जॉब ही सही, कोई और गवर्नमेंट जॉब इफ नॉट सिविल सर्विसेज, एंड उसके साथ साथ करें। थैंक यू सिसी, आपने समय दिया। थैंक यू सो थैंक मच यू, फॉर थैंक इनवाइटिंग यू। मी। जी।